चलिए आज एक बहुत बड़े और दिलचस्प आइडिया पर बात करते हैं। हम बात करेंगे इटली के एक दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोंचे के कला से जुड़े एक ऐसे सिद्धांत की जो क्रांतिकारी भी था और विवादास्पद भी। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को परेशान करता आया है। आखिर कला है क्या? एक एहसास या कोई विचार? और इसी सवाल का एक पक्का जवाब देने की कोशिश की थी क्रोचे ने। तो क्रोचे का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि सच्ची कला अपनी ही एक दुनिया में जीती है। एक ऐसी दुनिया जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे तर्क, हमारी नीति, नैतिकता, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल अलग। मतलब क्रोचे का मानना था कि कला किसी काम आने के लिए नहीं है या कोई नैतिक सबक सिखाने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान का एक बिल्कुल अनोखा, एक अलग ही रूप है। उनकी एक किताब थी एस्थेटिक, जिसने कई दशकों तक यूरोप की सोच पर गहरा असर डाला। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए क्रोचे ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इंसान के पूरे ज्ञान को, मतलब हर तरह के नॉलेज को, दो हिस्सों में, दो विरोधी खेमों में बांट दिया। तो एक तरफ उन्होंने रखा सहजानुभूति से मिलने वाला ज्ञान, ये है कला की दुनिया, कल्पना की दुनिया, और दूसरी तरफ रखा तर्क से मिलने वाला ज्ञान, मतलब विज्ञान और फिलॉसफी की दुनिया। और क्रोचे के लिए ये दोनों सिर्फ अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन थे। उनकी पूरी की पूरी थ्योरी का जो सेंटर पॉइंट है वो यही शब्द है, सहजानुभूति। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो सीधे दिल से आता है, दिमाग से नहीं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ये तो बस एक एहसास से निकली हुई एक सीधी सादी अभिव्यक्ति है। और इस आइडिया को समझाने के लिए वाल्मीकि की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है? जब शिकारी ने क्रौंच पक्षी को मारा तो महर्षि वाल्मीकि के मन में जो दुख उमड़ा वो बिना सोचे समझे अपने आप एक श्लोक बनकर बाहर आ गया। क्रोचे कहते हैं, बस यही तो है असली कला, शुद्ध कला, जिसमें भावना की सीधी अभिव्यक्ति होती है, कोई दिमागी कसरत नहीं। तो अगर हम क्रोचे की इस बात को मान लें तो फिर हम उनके सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। सवाल यह है कि कला आखिर बनती किस चीज से है? क्रोचे का तर्क था कि देखिए, जो एहसास है यानी सहजानुभूति और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो एक ही साथ एक ही पल में पैदा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कला में क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। इसीलिए क्रोचे के लिए कला में सिर्फ और सिर्फ रूप होता है, कोई अलग से कंटेंट या अंतर्वस्तु नहीं। और इसका असर ये होता है कि कला को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, जैसे ये त्रासदी है, ये कॉमेडी है या ये महाकाव्य है, क्रोचे के लिए ये सब बेमानी है, बनावटी है। क्यों? क्योंकि कला का जो मूल एहसास है वो एक पूरी चीज है, उसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। बस एक चीज मायने रखती है कि उस एहसास की अभिव्यक्ति ठीक से हुई या नहीं। अच्छा, अब यह आइडिया सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है उतना ही विवादों से भरा भी रहा। जाहिर है हर कोई क्रोचे की इस बात से सहमत नहीं था और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी बौद्धिक बहस। जैसे भारत के बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई, आप भावना और कला को असली दुनिया के ज्ञान और तजुर्बे से अलग कैसे कर सकते हैं? उनका मानना था कि हमारा ज्ञान जितना बढ़ता है, हमारे भावों का दायरा भी उतना ही फैलता है। और दार्शनिक अंतोनियो ग्राम्शी को तो इसमें एक बहुत बड़ा खतरा नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर आप कला को समाज से इस तरह काट देंगे तो ये एक तरह का रहस्यमयी आदर्शवाद बन जाएगा, एक ऐसी सोच जो दुनिया की असली मुश्किलों से, राजनीति से पूरी तरह कटी हुई हो। तो ये सारी बहस हमें घुमा फिराकर एक बहुत बड़े सवाल पर वापस ले आती है। क्रोचे का सिद्धांत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कला का मकसद क्या है। तो आखिर में हमारे पास दो बिल्कुल अलग, दो ताकतवर नजरिए बचते हैं। एक तरफ क्रोचे का नजरिया है जो कहता है कि कला एक शुद्ध आध्यात्मिक चीज है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ उनके आलोचकों का नजरिया जो मानते हैं कि कला समाज से, ज्ञान से और हमारे अनुभवों से गहराई से जुड़ी हुई है। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस उलझी हुई दुनिया में कला की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उसे हमें इस दुनिया की मुश्किलों से दूर एक सुकून भरी जगह पर ले जाना चाहिए, या फिर उसे इन्हीं मुश्किलों और चुनौतियों से सीधे टकराना? कला, आर्ट, आखिर ये है क्या? क्या ये बस कैनवस पर बिखरे कुछ रंग हैं या कागज पर लिखे कुछ शब्द? आज हम इतालवी दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे के नजरिए से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए उनका जवाब हम सबको चौंका सकता है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कला का असली मतलब क्या है? क्या ये सच में सिर्फ एक बाहरी चीज है जिसे हम देख या छू सकते हैं?
सदियों से लोग इस पर सोचते आए हैं, पर एक दार्शनिक थे जिन्होंने कला को एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी नजरिए से देखा। तो यहाँ एंट्री होती है बेनेडिक्टो क्रोचे की। वो एक आत्मवादी या आइडियलिस्ट दार्शनिक थे। मतलब उनके लिए असली दुनिया बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के, हमारी चेतना के अंदर थी। और उनका एक बड़ा मकसद था साहित्य में आत्मा यानी हमारी भीतरी दुनिया के महत्व को स्थापित करना। और यहीं आता है क्रोचे का सबसे जबरदस्त आइडिया। उनके लिए कला का असली सार बाहरी दुनिया में है ही नहीं। कांट और हीगल जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों से अलग हटकर क्रोचे ने कहा कि कला पूरी तरह से एक मानसिक प्रक्रिया है। जी हाँ, एक मेंटल प्रोसेस। पेंट, ब्रश, कागज, कलम, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। ठीक है, तो अगर कला एक मानसिक प्रक्रिया है तो फिर सवाल उठता है कि ये हमारे दिमाग के किस हिस्से से पैदा होती है। क्रोचे ने, कह सकते हैं कि इसका भी एक पूरा नक्शा तैयार किया था। आइए देखते हैं। क्रोचे ने हमारे दिमाग की सारी क्रियाओं को 4 हिस्सों में बांटा। 2 सैद्धांतिक, मतलब जो ज्ञान से जुड़ी हैं। पहला सहज ज्ञान और दूसरा तर्क ज्ञान। और 2 व्यवहारिक, यानी जो कर्म या एक्शन से जुड़ी हैं, आर्थिक और नैतिक। और इन चारों में से क्रोचे के लिए कला का जन्म सिर्फ और सिर्फ एक जगह से होता है, सहज ज्ञान, जिसे उन्होंने इंट्यूइशन कहा। ये कोई लॉजिक या तर्क नहीं है, ये तो ज्ञान का वो रूप है जो एकदम भावात्मक है, जो बिजली की एक कौंद की तरह अचानक दिमाग में आता है और बस इसी एक चिंगारी से कला पैदा होती है। क्रोचे ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, हर सच्चा सहज ज्ञान अभिव्यक्ति भी है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई आइडिया आता है और फिर हम उसे व्यक्त करते हैं। नहीं, क्रोचे के लिए वो आइडिया आना, वो सहज ज्ञान होना ही अभिव्यक्ति है। वो 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, क्रोचे के लिए सहज ज्ञान और अभिव्यंजना यानी इंट्यूशन और एक्सप्रेशन एक ही अविभाज्य क्रिया है। मन में जो तस्वीर बनी, जो एहसास हुआ, वही अभिव्यक्ति है। और कमाल की बात यह है कि उनके हिसाब से कला का काम यहीं पर पूरा हो जाता है, खत्म। और यहीं पर देखिए एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर कला मन में ही पूरी हो गई तो फिर ये जो कविताएं हम पढ़ते हैं, जो पेंटिंग्स देखते हैं, ये सब क्या है? चलिए आंतरिक और बाह्य कला की इस पहेली को सुलझाते हैं। क्रोचे का तर्क बहुत साफ था। असली कलाकृति हमेशा आंतरिक होती है, मतलब कला पैदा भी कलाकार के मन में होती है और रहती भी वहीं है, बाहर नहीं। तो जाहिर है दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि भाई तो फिर वो दीवार पर लगी पेंटिंग क्या है, गैलरी में रखी वो मूर्ति क्या है, या किताब में छपी हुई कविता क्या चीज है? अगर असली कला अंदर ही बनकर खत्म हो गई तो इन बाहरी चीजों का मतलब क्या है? क्रोचे के पास इसका भी जवाब था। वो इन चीजों को बाह्य प्रकाशन या एक्सटर्नल पब्लिकेशन कहते थे। उनके हिसाब से ये कला नहीं बल्कि एक व्यवहारिक क्रिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कोई नोट बना लेते हैं ताकि कोई बात भूल न जाए। ये उस आंतरिक कला को याद रखने या दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया भर है। ये कला का हिस्सा नहीं बल्कि उसके बाद का एक अलग कदम है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मा और शरीर वाली मिसाल। जो कलाकार के मन के अंदर बना वो कला की आत्मा है, उसका असली सार। और जो कैनवास पर उतरा या कागज पर लिखा गया वो बस उसका शरीर है। अब शरीर जरूरी हो सकता है दुनिया में दिखने के लिए, पर असल चीज तो आत्मा ही होती है ना? अच्छा, कला की बात तो हो गई, पर फिर खूबसूरती या सौंदर्य क्या है? क्रोचे के इस अनोखे सिद्धांत में सुंदरता की जगह कहाँ है? आइए जानते हैं। क्रोचे के लिए सुंदरता की परिभाषा हैरान करने वाली, सीधी और सरल है। सफल अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम सौंदर्य है, बस और कुछ नहीं। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिव्यक्ति सफल नहीं है वो असल में अभिव्यक्ति है ही नहीं। इसलिए सुंदरता की कोई डिग्री नहीं होती, कोई चीज कम सुंदर या ज्यादा सुंदर नहीं होती। क्रोचे के मुताबिक एक अभिव्यक्ति या तो सुंदर है यानी सफल है, या फिर वो अभिव्यक्ति ही नहीं है। मामला एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अब देखिए, कोई भी थियरी जो इतनी बड़ी और क्रांतिकारी बातें करे उसकी आलोचना तो होगी ही। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि क्रोचे के इस अभिव्यंजनावाद में क्या कमियां निकाली गईं। तो आलोचकों ने 3 बड़े सवाल उठाए। पहला, अगर कला मन में ही पूरी हो जाती है तो फिर कलाकार की सालों की मेहनत, उसका शिल्प, उसकी तकनीक, उसका क्या? दूसरा, भौतिक कलाकृति को इतना कम कैसे आंका जा सकता है, जबकि वही तो एक जरिया है जिससे कला हम तक पहुंचती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर कला पूरी तरह से मन के अंदर की चीज है तो ये तो हद से ज्यादा व्यक्तिगत और सब्जेक्टिव हो गई। फिर हम उसे परखेंगे कैसे?
इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना हमारे अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय सौंदर्य सिद्धांत आचार्य कुंतक के वक्रोक्तिवाद से करते हैं। इससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, क्रोचे का नजरिया एकदम दार्शनिक है, जबकि कुंतक का नजरिया साहित्यिक और अलंकारिक है। क्रोचे के लिए अभिव्यक्ति ही अपने आप में मंजिल है, लेकिन कुंतक के लिए कला की मंजिल है आनंद। और शायद सबसे बड़ा फर्क प्रक्रिया में है। एक के लिए ये बिजली की तरह कौंधने वाली सहजानुभूति है, तो दूसरे के लिए ये कवि की सोची समझी मेहनत, उसका शिल्प यानी कवि व्यापार है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कला सचमुच कलाकार के मन में ही पूरी हो जाती है, तो फिर उसे दुनिया के साथ साझा करने का क्या मूल्य है? उसे एक शरीर देने की, उसे बाहर लाने की क्या जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो क्रोचे के सिद्धांत के मूल में है और हमें कला के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।